हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 22 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया भर में कई सारे देश, सरकारें, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एनजीओज पृथ्वी और इसके पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि धरती को बचाने के लिए पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती के लिए कितना बड़ा खतरा बनते जा रही है और प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन करने से धरती के ऊपर इसके कितने बुरे असर पड़ रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और पेड़ पौधों की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। हर साल वर्ल्ड अर्थ डे की एक थीम होती है और इस साल की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। यानी इस साल लोगों को जागरूक किया जाएगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण हमारी धरती को कितना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इस साल प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने, पर्यावरण से प्लास्टिक कचरे को खत्म करने और प्लास्टिक को रिसाइकल करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। वैसे 22 अप्रैल को लेकर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि साल 1921 में यानी आज से ठीक 103 साल पहले 22 अप्रैल के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन किया था। ब्रिटिशर्स के अंडर इंडियन सिविल सर्विसेज 1920 के एग्जाम में उन्होंने उस समय 4th रैंक हासिल किया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो ब्रिटिशर्स की गुलामी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए 1 साल के अंदर ही प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए एक नया फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया और आगे चलकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भी संगठित किया, जिसने भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर। आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना के ट्रूप्स के पास जो मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर राइफल्स होती हैं, खासकर स्पेशल फोर्सेस के पास वो सारी इंपोर्टेड होती हैं। रशिया, इजराइल और अमेरिका ये 3 देश हैं जो मुख्य तौर पर भारत को ज्यादातर मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स और असॉल्ट राइफल्स सप्लाई करते हैं और हम इन्हीं से परचेज करते हैं। लेकिन अब भारत को सब मशीन गन्स की फील्ड में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है। दरअसल आज से ठीक 3-4 साल पहले डीआरडीओ ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से एक ASMI सब मशीन गन डेवलप की थी, जो पिछले 2-3 सालों से डिफेंस एक्सपोज में ही घूम रही थी। लेकिन अब फाइनली भारत की स्पेशल फोर्सेज ने इस स्वदेशी मशीन गन को ट्राई करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने अपनी स्पेशल फोर्सेज के लिए 550 की संख्या में ये सब मशीन गन्स ऑर्डर कर ली हैं, जिसका टेंडर मिला है लोकेश मशीन्स लिमिटेड कंपनी को। इस एक सब मशीन गन की कीमत तकरीबन 50,000 रुपीज होगी और पूरे 550 सब मशीन गन्स की कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपीज है। माना जा रहा है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस पहले इन 550 सब मशीन गन्स को यूज करेंगी और अगर उनको ये मेड इन इंडिया स्वदेशी मशीन गन्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तो फिर इनका एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा प्लेस किया जाएगा। आई होप कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड ये ASMI सब मशीन गन्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें ताकि फ्यूचर में हमें सब मशीन गन्स विदेशों से इंपोर्ट ना करनी पड़े। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के इन्विटेशन के ऊपर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सर फ्रांस के 3 दिन के दौरे के ऊपर रवाना हो गए हैं। आज वो फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं और 25 अप्रैल तक वो फ्रांस में रहेंगे, जिस दौरान भारत और फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को और भी मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं और क्या क्या किया जा सकता है, इसको लेकर वो फ्रेंच आर्मी के साथ मीटिंग्स में चर्चा करेंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही है कि पिछले कल पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब का एक डिप्लोमेट वहां पर किडनैप हो गया है। खबर है कि सऊदी अरब का एक सीनियर फॉरेन सर्विसेज ऑफिशियल पिछले कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देर शाम से लापता हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की एम्बेसी की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान पुलिस ने FIR फाइल कर ली है और ये पता चल गया है कि किस व्यक्ति ने ये किडनैपिंग की है। अब बस उस व्यक्ति को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि पाकिस्तान में दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स तक सेफ नहीं है और ये सब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत, हांगकांग और सिंगापुर को लेकर। दरअसल भारत की 2 बहुत ही बड़ी कंपनीज के ऊपर इन दोनों देशों ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। MDH और एवरेस्ट ये 2 कंपनीज हैं जिनके मसाले न सिर्फ भारत की मार्केट में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। हुआ ये कि हांगकांग और सिंगापुर की फूड रेगुलेटर एजेंसीज ने जब इन भारतीय मसाला कंपनीज के प्रोडक्ट्स को रैंडमली टेस्ट किया तो इनके अंदर इथिलीन ऑक्साइड मिला है, जो कि एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको कैंसर के ऊपर रिसर्च करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एजेंसी ने ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसूटेबल और डेंजरस बताया है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मॉलर अमाउंट में इथिलीन ऑक्साइड को कंज्यूम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर लगातार इसको कंज्यूम किया जाए तो इससे ह्यूमन बॉडी में कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है
और साथ में कई सारे हेल्थ इश्यूज ह्यूमन बॉडी के अंदर पैदा हो सकते हैं। इसी के चलते हांगकांग और सिंगापुर के फूड रेगुलेटर्स ने अब भारत की इन दोनों कंपनीज MDH और एवरेस्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से उन सारे प्रोडक्ट्स को रिकॉल करने के लिए कह दिया है जिसमें इथिलीन ऑक्साइड पेस्टिसाइड मौजूद है। आप सोचिए कि MDH और एवरेस्ट के ये मसाले भारत में हम कितने सालों से डेली कंज्यूम करते हैं। फॉरेनर्स तो फिर भी कभी कभी मसाले वाला खाना खाते हैं, इसलिए भारत की भी फूड रेगुलेटर एजेंसीज को इन सब मसाला कंपनीज के प्रोडक्ट्स की जांच करनी चाहिए और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। आज की 5th अपडेट भारत में हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर आ रही है। उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले कल भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन जगदेश कुमार सर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में अब से 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि नेट के एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही ये 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में PhD करने के लिए भी एलिजिबल होंगे, फिर चाहे इन्होंने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो। कंडीशन ये है कि 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जिन भी स्टूडेंट्स के एग्रीगेट मार्क्स 75% से ज्यादा होंगे वही इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि SC, ST, OBC और बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन होगी। उनको अपनी 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री में केवल 70% एग्रीगेट मार्क्स लेने होंगे। अभी क्या होता है कि नेट एग्जाम्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की कंडीशन होती है, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, वो तो रहेगी, लेकिन साइड बाय साइड अब 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स जिनके 75% से ज्यादा मार्क्स होंगे वो भी एलिजिबल होंगे। वैसे क्या आप इन नई गाइडलाइंस के पक्ष में हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की 6th अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी को लेकर। खबर आ रही है कि एप्पल कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग से इतनी संतुष्ट हो गई है कि उन्होंने आने वाले सालों में अपने इकोसिस्टम की सभी डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में लाने का फैसला किया है। अभी एप्पल कंपनी भारत में केवल आईफोन्स मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जोर दे रही है, लेकिन अब आईफोन्स के बाद एप्पल वॉचेस, आईपैड्स, मैकबुक्स, एप्पल चार्जर्स, एप्पल हेडफोन्स, इन सब प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। एप्पल कंपनी का एस्टिमेट है कि प्रोडक्शन पुश के चलते वो अगले 3 सालों में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भारत में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस समय एप्पल कंपनी के भारत में 1,50,000 एम्प्लॉइज हैं और पिछले साल 2023 से 24 में एप्पल कंपनी ने भारत से $12.1 बिलियन के आईफोन्स यहाँ से एक्सपोर्ट किए थे। आज की 7th अपडेट आ रही है इंडियन विस्की को लेकर। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत की विस्कीज वर्ल्ड स्टेज के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी है। इसी कड़ी में भारत की एक और विस्की ने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल खबर आ रही है कि लंदन स्पिरिट्स कंपटीशन 2024 में भारत की गोडावन सेंचुरी विस्की ने वर्ल्ड्स बेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये कंपटीशन बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपटीशन माना जाता है और यहाँ पर जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है, इसलिए इस डेवलपमेंट को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है और इस इंडियन विस्की का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। वैसे मुझे तो खैर सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट का मतलब नहीं पता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 8th अपडेट आ रही है ईरान और पाकिस्तान को लेकर। खबर आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी आज यानी कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे और 2 दिन वहां पर ठहरने के बाद 24 अप्रैल को वो ईरान वापस आएंगे। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। वो एक तरह से इस विजिट से ठीक 3-4 दिन पहले अमेरिका की पाकिस्तान को धमकी थी कि पाकिस्तान ईरान के साथ नजदीकियां ना बढ़ाए और ये ना बोले कि पाकिस्तान को ईरान नहीं बल्कि अमेरिका के टुकड़ों के ऊपर बढ़ना है। आज की 9th अपडेट आ रही है ईरान और चाइना को लेकर। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के समय से अमेरिका ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके बाद भारत ने भी अचानक से ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। अब खबर आ रही है कि ईरान इन सारे सैंक्शंस के बावजूद आज भी 1.6 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड ये सारे का सारा क्रूड ऑयल ईरान से चाइना परचेज कर रहा है, वो भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इस समय चाइना के रूप में एक ही खरीदार देश है, इसलिए उसको चाइना को बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। वहीं पर चाइना ने पिछले साल 35 से 40 बिलियन डॉलर्स क्रूड ऑयल की पेमेंट के रूप में ईरान को दे दिए हैं। यानी चाइना अमेरिका से टक्कर ले रहा है और ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करके ह्यूज डिस्काउंट्स का भी फायदा उठा रहा है। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के सेंट्रल बैंक RBI को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने US डॉलर में वॉलेटिलिटी के कारण अब गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक भारत के गोल्ड रिजर्व्स पिछले 3-4 महीनों में ही 803 मैट्रिक टन से बढ़कर 813 मैट्रिक टन तक पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि RBI अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ही गोल्ड रिजर्व्स को लगातार एक्वायर कर रहा है। इससे पहले दुनिया के सभी देश US डॉलर्स के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड रिजर्व्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है।